नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल सुधाकर जी। मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वक्त इजिप्ट के अंदर एक बहुत बड़ा पीस प्लान चल रहा है। कहा जा रहा है कि दशकों की दुश्मनी को मिटाने की कोशिश की जा रही है। एक वन टाइम सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। वो अलग बात है कि वो सोल्यूशन जिन रास्तों से गुजरेगा वो बड़े मजेदार होंगे। क्यों? वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर टॉक। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और छोटा सा यहाँ पर डिस्क्लेमर और या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ऑल्टरनेट मीडिया एक्स और गायत्री टीएम पे हमने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स एक्टिवेट किए हुए हैं। हर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में जैसे मेरे ब्रेकिंग न्यूज आती है वहां पर होती है, बट ब्रेकिंग न्यूज जस्ट ब्रेकिंग न्यूज नहीं, उसके पीछे की एनालिसिस भी हम लोग वहां पे शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर आप चाहे वो गाजा की वीडियोस हो, इजराइल की वीडियोस हो, भारत की वीडियोस हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंट लाइन की वीडियोस हो, सभी की सभी वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगी। रैपिड फायर राउंड खेलने में लगे हुए हैं। आफ्टर ऑल द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड भारत नीड्स टू कैच अप इन अ बिग वे। सो प्लीज हमें वहां फॉलो करें, हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री, थैंक यू सो मच एंड नमस्कार। जी सर। सर, सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगी। अगर मैं बोलूं, हमास का जो सबसे बड़ा बेस था वो है कतर के अंदर। कतर हमने देखा जब अक्टूबर 7 को जब अटैक हुआ था इजरायलीज के ऊपर में, तो यहाँ वहां पर किस तरीके से वो खुशियां मना रहे थे, पार्टीज कर रहे थे। तो ये जो पीस डील हुई है, गाजा पीस डील, इसका जो मेन मीटिंग है, जो कॉन्फ्रेंस या समिट है, जो भी कह लीजिए हम, वो इजिप्ट में क्यों हो रहा है रादर देन हैविंग इट इन कतर? जी। सबसे पहले धन्यवाद गायत्री, आप मेरे को इनवाइट फिर से किया। और जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में इतना कहूँगा कि आप ज्योग्राफी स्टडी करिए, इजिप्ट कहाँ पे है और कतर कहाँ पे है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ट्रेडिशनल जब भी ट्रूस कोई हुआ है या पीस मेकिंग एफर्ट्स हुए हैं मिडिल ईस्ट में, इजिप्ट के बिना कोई भी पीस मेकिंग हुआ ही नहीं है। आप कोई भी आप ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। तो मिसाल अभी जो हो रहा है, इसका सिर्फ एक ही कारण मैं बता सकता हूं कि इसका एक कॉमन बॉर्डर है इजिप्ट का गाजा स्ट्रिप के साथ, जिसको रफा बोलते हैं। ये कॉमन बॉर्डर के अलावा इजिप्ट इज ऑल्सो थ्रेटन बाय हमास, बाय द वे। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि इसका एक स्टेक होल्डर बन के रहे। नंबर एक, आज के दिन में कतर के पास पैसा हो सकता है, लेकिन इजिप्ट का लेवरेज बाई वर्च्यू ऑफ ज्योग्राफी एंड कंटिग्यूटी और सिक्योरिटी के पहलू के मुद्दों के ऊपर इजिप्ट एक्चुअली एज्यूम्स मोर इंपॉर्टेंस एंड सेंट्रलिटी। इसीलिए मेरे विचार और समझ के मुताबिक इजिप्ट में ये वाला पीस टॉक अभी चल रहा है और आगे भी चलती जाएगी। ये खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत लंबा दौर का होने जा रहा है। ये अभी जो ये पीस मेकिंग जितना भी अचीवमेंट हुआ है, कल लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं हर चैनल में जहां जहां मेरे को इंटरनेशनल नेशनल चैनल में यही कहता रहा हूं, इट इज टू अर्ली, टू प्री मेच्योर टू सेलिब्रेट। क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास हमें एक सबक सिखाया है, जहां तक इजराइल का मसला है, यह पीस इतना आसानी से नहीं आया है जो पैलेस्टाइन के साथ ताल्लुक रखता है। आप 1947-48 की बात करिए, और या आप 67 की बात करिए, या ओस्लोज एग्रीमेंट 1993 में जो हुआ था, यासर अराफत को प्रेसिडेंट बनाया गया था पीएलओ का। और 1995 में, इफ आई रिकॉल करेक्टली, रैबिन उनका ये होते थे प्राइम मिनिस्टर। इनकी मर्डर किया गया था ब्रॉड डे लाइट में। क्यों? क्योंकि उस समय एक पहलू को आगे बढ़ाना चाहते थे कि पैलेस्टाइन का टू नेशन थ्योरी उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और जबकि राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट था, जो नेतान्याहू एक लीडर थे उस समय, नेतान्याहू के प्रोवोकेशन की वजह से उनका प्राइम मिनिस्टर जो इसको आगे लेके चल रहे थे, रैबिन साहब का मर्डर किया गया था 1995 में। तो ये एक शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हैं, जरूर उनको सारे क्रेडिट दिया जाना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन हो तो सही, हम आज हथियार सरेंडर करेंगे नहीं करेंगे, ये बहुत एक लंबा एक सवाल है। क्या उनका एश्योरेंस है? अभी तक 20 पॉइंट का जो प्रोग्राम उन्होंने, आपने जो प्रपोजल बना के दिखाए हैं, क्या उसमें कहीं पे आपने इंडिकेट किया है कि हमास कहां जाएंगे, पैलेस्टीनियंस कहां रहेंगे? टू नेशन थ्योरी के बारे में कोई जिक्र किया है आपने? नहीं किया है। मुझे लग रहा है, एक स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी और सिक्योरिटी होने के नाते, और इन सारे इलाकों में मैं घुमा हुआ हूं, स्टडी किया हूं, डील किया हूं, मुझे लग रहा है कोई ना कोई चीज है कि हिडन एजेंडा है, कुछ छुपा के रखा जा रहा है।
वो छुपाव जो है, मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज आ रहा है, 1997 में एक क्लीन ब्रेक प्रोजेक्ट था, क्लीन ब्रेक। वो क्लीन ब्रेक प्रोजेक्ट का यही नेतन्याहू एक मेंबर हुआ करते थे और उनके साथ कांग्रेस और सेनेटर भी थे। क्लीन ब्रेक का मेन सेंट्रल थीम जो है, मिडिल ईस्ट, पूरा मिडिल ईस्ट में पैलेस्टीनियंस का कोई जगह नहीं होगा। इसलिए टाइम टू टाइम जब भी आप नेतन्याहू को देखे होंगे, चाहे यूएनजीए हो या कहीं पे भी हमाज या पैलेस्टीनियन के साथ ताल्लुक रखता हुआ कोई भी विषय के ऊपर अगर वो स्पीच या लेक्चर देते हुए सुने होंगे, उनके हाथ में हमेशा एक या दो मैप होता है। वो मैप को दिखा के, उस मैप में अगर आप स्टडी करेंगे, पैलेस्टीनियन का कोई भी जगह नहीं है। तो मेन मुद्दा जो है, जो द प्रॉब्लम है, वो आ जाता है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक का इशू वही है, सबको मालूम है वेस्ट बैंक एक्चुअली जॉर्डन का है और ये एग्रीमेंट 1973 के बाद ये वेस्ट बैंक जो है उनका समझौता ये हुआ है पैलेस्टीनियन के पास जाना चाहिए। लेकिन आज के दिन में अंदरूनी बातें मेरे तक जो आ रहे हैं, इजराइल हर हालत में कोशिश कर रहा है वेस्ट बैंक को एनेक्स करने के लिए। तो पैलेस्टीनियंस कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? गाजा में आप उसको बर्बाद कर दिया हो, आप वहां से हटा रहे हो उनको। अभी वेस्ट बैंक था, वेस्ट बैंक में ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल ऑक्यूपेशन होते जा रहा है, इजरायली रहते जा रहे हैं और सुनने में आ रहा है उसको आप एनेक्स करने जा रहे हो। तो पैलेस्टीनियंस को कहाँ, इंडोनेशिया, इजिप्ट, जॉर्डन, कोई देश तैयार नहीं है उनको एक्सेप्ट करने के लिए। सोल्यूशन यहीं पे होगा जो 1948 जो यूएन का रेजोल्यूशन 181 पार्ट 2 के मुताबिक जो एक्सेप्ट किया गया था ग्लोबल ऑर्डर में, इजराइल को जगह यहीं पे और को एग्जिस्टेंस जो अरब्स है, पैलेस्टीनियंस, इनको भी यहीं पे म्यूचुअली एडजस्ट करके को एग्जिस्ट करने का सिखलाई देना पड़ेगा या उनको एक 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 उनको ऐसा माहौल बनाइए, इकोसिस्टम क्रिएट करिए ताकि ये शांति से रह सकते हैं। नेतन्याहू ये बिलीव करते हैं जब तक एक भी पैलेस्टीनियन रहेगा तब तक वो लोग सेफ एंड साउंड नहीं है। बट सर थोड़ा-सा मैं अभी उधर से हट के इधर भारत की तरफ आना चाहूँगी क्योंकि जियोपॉलिटिक्स विदाउट भारत इज़ नेवर कंप्लीट। ट्रम्प ने और इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने लास्ट मोमेंट इनवाइट भेजा था। मोदी जी ने बहुत रॉयली उसको डिक्लाइन कर दिया और भेजा है कीर्तिवर्धन जी को वहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन जी वहाँ गए हुए हैं। बट हाउ डू यू सी दिस मीटिंग नाउ? मुझे तो ऐसा लगता है कि बेइज्जती तो डेफिनिटली है कि आप ट्रम्प को एकदम नीचे ले आए हैं कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट बहुत रिस्पेक्टेड हैं। बट एक होता है लेवल टू लेवल बात करना, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, उस लेवल का। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ उनकी मीटिंग करा रहे हैं। आप इस पे क्या आपकी कमेंट करेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है गायत्री जी, जो आप कह रहे हैं मैं सहमत हूँ और उसके साथ दो चार चीज़ों को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। काफ़ी हद तक आपके विचार सही है। लेवल की बात जब करते हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट की तरफ से इनविटेशन और ट्रम्प साहब, ये ट्रम्प साहब जब तक नहीं कहते हैं तब तक ये इनविटेशन फॉर्मलाइज नहीं होता है। ट्रम्प डेस्परेट है नरेंद्र मोदी के साथ एक वन ऑन वन डायलॉग करने के लिए। तो अभी नहीं तो कहीं ना कहीं अभी जैसे वो आसियान का मीटिंग होगा साइड लाइन में मलेशिया में होने जा रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो मीटिंग होने जा रहा है। लेकिन ये जो पहलू है इसका केंद्रित, उसका सेंट्रलिटी और कोई इशू है। इशू क्या है? इशू यह है कि एक बार शांति स्थापना हो जाता है मिडिल ईस्ट में, तो आईमेक का जो प्रपोजल G20 जो हिंदुस्तान जिसमें चेयर किया था, आईमेक का जो प्रपोजल है उसको इम्प्लीमेंट किस तरफ होएगा, इसमें हिंदुस्तान एक प्राइमरी स्टेक होल्डर है। ये प्राइमरी स्टेक होल्डर को उसमें जोड़ के रखना निहायत आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि आईएमएफ के अलावा हिंदुस्तान एक इजराइल का और पैलेस्टाइनियन कॉज का दोनों के साथ बराबर नहीं तो तकरीबन मिलता जुलता रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। सिर्फ एक देश है जो दोनों के साथ रिलेशनशिप को बरकरार रखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, पैलेस्टीनियन कॉज एज ऑल्सो इजराइल। तीसरी बात इसी के साथ है, हिंदुस्तान का जो फैलाव है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरेन रिलेशनशिप में जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। पहले ट्रेडिशनली इसको माना जाता था पर्शियन गल्फ टू मलाक्का स्ट्रेट, लेकिन पिछले पिछले 10 साल या 11 साल के अंदर अगर आप उसको गहराई में जाएंगे, हिंदुस्तान का एरिया ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये
पर्शियन गल्फ से बढ़ के मेडिटेरेनियन तक की तरफ चला गया है। ग्रीस में अभी हमारा ऐसा जड़ धीरे धीरे पकड़ते जा रहा है, आप ये बोलेंगे इट मे बी टू प्री मेच्योर फॉर मी टू एक्चुअली डिस्क्लोज थिंग्स, लेकिन काफी हमारा पकड़ मेडिटेरियन के बीचों बीच में फुटहोल्ड होते जा रहा है। तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से अदानी का आपको मालूम है इजराइल में हाइफा में किस तरफ हम उधर बना रहे हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में हिंदुस्तान की पकड़ इस एरिया में बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हिंदुस्तान को रहना निहायत आवश्यक है। जहां तक आप प्रधानमंत्री साहब की बात कर रहे हैं, मैं कहूंगा ये बहुत कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड और बिल्कुल सही एक रिस्पॉन्स दिया गया है बाय सेंडिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि हमें डोनाल्ड ट्रंप की तरह हर चीज में उछल उछल के, हंस के, और पूरा जैसे कि पीस एकदम पूरा आ रहा है, भागते हुए आ रहा है रात और कल सुबह आ जाएगा, इस तरफ काम नहीं करना चाहिए। फूक फूक के कदम रखना चाहिए। बहुत सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स इशू है। प्रधानमंत्री को इन सारे चीजों में पार्टिसिपेट करना मेरे तरफ से, मेरे विचार के मुताबिक यह काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मसले हैं जहां पे प्रधानमंत्री के योगदान की जरूरत है। जी, बिल्कुल सही सर। सर वापस आती हूँ, ये जो गाज़ा पीस प्लान है, इसके लिए कल जो मीटिंग्स हुई हैं, कल जो बहुत बड़ा ये गेट टुगेदर हुआ है, इसके बारे में थोड़ी-सी रोशनी डालें? ओके, अच्छा, मीटिंग में मेरे खबर के मुताबिक 20 देशों की लीडर्स को बुलाया गया है। 20 या 30, 20 कंट्रीज। इस पे जो बातें हुए हैं, इस बात के मुताबिक जो 20 पॉइंट प्रपोजल में चंद एक इश्यूज हैं जहां जहां पे गैप्स आ रहे हैं, तो गैप्स का उसको कैसे ब्रिज किया जाएगा इसके बारे में बिल्कुल चर्चा होने का अंदेशा। मुझे पता नहीं है उसका फाइनल मिनट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये गैप्स क्या है। नंबर एक, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को वही येलो लाइन तक विड्रॉ करना है, जो मेरे खबर के मुताबिक ये विड्रॉ ऑलरेडी कर चुके हैं, आ गए हैं वापस। नंबर दो, जो 20 अभी एक्सचेंज हुए हैं, जो लिविंग होस्टेजेस है, टोटल 48 का उन्होंने जिक्र किया था 2-3 दिन पहले। 48 में से 20 जो है लिविंग है, और बाकी 28 जो है, अगर वो मर चुके हैं तो उनके डेड बॉडीज को एक्सचेंज करना या हैंडओवर करना निहायत आवश्यक है। अभी तक हुआ नहीं है। ये कैसे होगा, इसका शायद कुछ वर्किंग प्रोसीजर को इवॉल्व किया जा रहा है। तीसरी बात यहीं पे कर रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, सवाल यह पूछा जा रहा है। व्हाट नेक्स्ट में 3-4 चीजें उभर के आ रहे हैं। सबसे पहला चीज आ रहा है, क्या हमाज हथियार को सरेंडर करेंगे? हमाज राजी नहीं है, वो सरेंडर नहीं करेंगे, ये डिसआर्म नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीत करके बताया है, चाहे वो माने या ना माने, हमाज को बिल्कुल हैंडओवर करना है, और तब जाके हम गाजा को ये समझ सकेंगे इट इज फ्री ऑफ एनी डेंजर और वायलेंट एक्टिविटी। तब जाके रीबिल्डिंग प्लान, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो है, गाजा में ये एक्चुअली रीबिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें खूब मात्रा में पैसा खर्चा होने जा रहा है। तो रीबिल्ड तब होगा जब सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से इसका कोई एक क्लैरिटी आना चाहिए। आज के दिन में हमास का टनल्स खूब सारे हैं, उसके लॉजिस्टिक्स में से छुपे हुए हैं, हथियार और एम्युनिशन बहुत सारे जगह में छुप के रखे हुए हैं। और हमास का संख्या जो कह रहे थे 38,000, जब शुरू हुआ था लड़ाई तब था, काफी मात्रा में उनका ऑलरेडी डिसिमेट हो चुके हैं। अभी मेरे रिपोर्ट के मुताबिक इनके नंबर और बढ़ गए हैं, 15 से 20,000 आके ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप फिजिकली उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। चाहे आप इंडोनेशिया भेज दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए, इनका जो फिलोसॉफी है ये बढ़ते जाएगा। उसका एक ही मेरे विचार के मुताबिक सोल्यूशन यही है कि हथियार चाहे वो पार्शियली करे। 3 ऑप्शन आ रहे हैं। नंबर 1, फुली आप डिसआर्म करिए। नंबर 2, पार्शियली डिसआर्म करिए। नंबर 3, ये बिल्कुल कंप्लीट जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल डिसआर्म करने के लिए तैयार नहीं हो। तो मेरे विचार के मुताबिक हमें विश्व को पूरा तैयार रहना चाहिए। वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी, वर्स्ट केस सिनारियो में यह है कि हमास हथियार बिल्कुल हैंडओवर नहीं करेंगे, डिसआर्म नहीं करेंगे। तो उस हालत में कैसा हम उसको मुकाबला करना है, उसका एक रास्ता निकालना है। रास्ता यही निकलेगा कि इजिप्ट, टर्की और कतर, ये 3 देशों का आज के दिन में हमास सुनाई कर रहा है। तो तीनों देश के माध्यम से अगर एर्डोगन लीडरशिप या इजिप्ट का प्रेसिडेंट के लीडरशिप से इसको अगर आप बढ़ाते रहेंगे, थोड़ा समय, जल्दबाज ना करें, समय को, हैव स्ट्रेटेजिक पेशेंस, नेगोशिएट करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है
कि हमास कभी ना कभी ये सुनेंगे, इनकी हित के लिए हो रहा है। लेकिन यहीं पे चेतावनी में देना चाहता हूं, हमास बिल्कुल हथियार जो है कंप्लीटली कभी हैंडओवर नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। इसी के साथ तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये है कि ये जो पीस टॉक आप कर रहे हैं प्रपोजल, तो हमास को कहां जाएंगे, रहेंगे कहां? क्या आप वेस्ट बैंक पे सेटल करने जा रहे हो? वेस्ट बैंक नहीं है तो कहां जाएंगे? ये क्लैरिटी नहीं है, 20 पॉइंट के प्रपोजल में नहीं आ रहा है। यहीं पे टू नेशन थ्योरी के डिस्प्यूट शुरू हो रहे हैं। क्या आप ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी का रफा दफा कर दिया है? इसी के ऊपर सवाल आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसको आगे ये बढ़ाएंगे। सारे पब्लिक और जो ग्लोबल लीडर्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, इसका रास्ता कुछ ना कुछ निकालेंगे। लेकिन क्या रास्ता निकलेगा, मैं अभी इस समय मैं जानता हूं क्या रास्ता निकलेगा, लेकिन बोलने में क्या होगा वो प्रीमेच्योर हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो फिर वो डिसरप्शन की तरह एक ये आपका वीडियो क्लिप जो है इस तरह बन जाएगा। तो डिस्ट्रप्शन सर, तो एक करेक्शन करना चाहती हूँ। जो नंबर ऑफ कंट्रीज हु हैव पार्टिसिपेटेड 30 कंट्रीज, एंड इसका इसका नाम रखा गया है, इस पूरे उसका, ट्रम्प डिक्लेरेशन फॉर एंड्यूरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। द 30 इंटरेस्टिंग पॉइंट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज नेतन्याहू has declined to be a part of this peace deal. Here comes the big blocker. यही है। आप जब मेन पार्टी बोल रही है कि भाई हम तो नहीं आएंगे, आप करते रहो पीस डील। जब मैंने पीस डील करना है, इट इज मी हु हैज टू डिसाइड वेदर द पीस विल हैपन और नॉट। आई एम द वन हु इज गोइंग टू टेक द रिवेंज फॉर पीपल हु हैव डाइड। मेरे लोग मरे थे, तो करते रहो पीस डील, मैनू की फर्क पैंदा है? आप 30 के बजाय 100 लेकर बैठ जाओ, करना तो मैंने है ना, हम तो मैंने फेंकनी। इसी चीज को मैं दोहराना नहीं चाह रहा था। इसके साथ जुड़ा हुआ है टू नेशन थ्योरी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो राय है मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वो है वेस्ट बैंक को एनेक्स करने नहीं देंगे। नेतान्याहू कह रहा है वेस्ट बैंक हैज टू बी एनेक्स्ड बाय इजराइल। पैलेस्टाइन के लिए कोई जगह नहीं है वेस्ट बैंक, उनको धकेल के निकाल। यहीं पे विवाद शुरू हो रहा है, इसलिए वो गए नहीं है। आपने मेरे मुंह से बातों को खींच लिया, बात निकाल लिया। बस सर, बचा क्या? मतलब देखिए, जो मेन बंदा है जिसने पीस डील के टेबल पे बैठना है, दे सी हमास या पैलेस्टीनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नेतन्याहू इजराइल के लीडर, इन्होंने बैठ के करना है। बाकी क्या बोलते हैं ना, क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ वैसे जिन लोगों की शादी हो रही है वो तो है नहीं, बाकी सारी बारात इकट्ठी हो रही, तो क्या करेंगे उसका? आई मीन द मेन पार्टिसिपेंट्स आर नॉट देयर। एंड मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में द रिलेशंस आर नॉट कोजी एट ऑल, दे आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। और दिस हैज कम नॉट वंस, इट हैज कम कपल ऑफ टाइम्स। नेतन्याहू को हटाने के लिए अदृश्य राज्य, यूएस का अदृश्य राज्य बहुत एक्टिव रहा है। हमने पहले इस तरीके की कई रिपोर्ट्स, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होना, उनके अगेंस्ट में चार्जेस लगना, उन बीच में हट भी गए थे। somebody else also came into power and then he was back again. So the way the things are moving forward, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे so called ट्रम्प का लास वेगास 2 वाला प्लान सक्सेसफुल होगा, बिकॉज ये सारे तामझाम के पीछे देयर इज ओनली वन थिंग, एंड दैट इज द बिजनेस डील। एंड दैट बिजनेस डील इज दे वांट टू टर्न गाजा इनटू, मतलब अल्ट्रा फैंसी अय्याशी का अड्डा, आई वुड से। मतलब गैम्बलिंग हो, यू नो व्हाट आई मीन टू से, एवरीथिंग लाइक फ्री। आइपस्टाइन भी हो जाए टू, तो मुझे कोई झट वो नहीं लगेगा, शौक नहीं लगेगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज व्हाट दे प्लान टू डू इन गाजा। इसीलिए वो इतना बढ़ चढ़ कर रहे हैं, क्योंकि पीछे से रियल एस्टेट का धक्का है, पीछे से बिजनेसमैन का धक्का है, एंड गाजा इज एट अ वेरी क्रूशियल लोकेशन एक्चुअली। और जो इजराइल से जुड़ा हुआ अदृश्य राज है, वो भी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहता है। एंड ऑब्वियसली नेतन्याहू जो अक्टूबर 7 को हुआ, जो पिक्चर्स वायरल हुई, वो इजराइल की इतिहास में या मेमोरी में आई थिंक 100 सेंचुरीज तक रहेगा, शताब्दियों तक रहेगा, बिकॉज उस तरीके की बर्बरता देखी नहीं गई थी। तो वो उसको मेक श्योर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उसको पूरा का पूरा सेटल करते हैं इस बार, सो दैट उनका भी नाम इतिहास में लिखा जाए कि अक्टूबर 7 को इन्होंने ऐसा किया था, तो देखिए हमने इसका जवाब कैसे दिया। जी, मेरा बिल्कुल आप सही ओरिएंटेशन के साथ इसको आपने व्याख्या किया है। मैं जिससे बात किया था थोड़ी देर पहले, जो कायरो में है, ये एक प्रोफेसर है, काफ़ी गहरा स्टडी कर रखे हैं। उनकी राय इस तरफ है, चाहे इस बार ये पीस डील होगा, मैं उनको कंटेस्ट करता हूं, ये पीस कामयाब नहीं होगा। कामयाब क्यों नहीं होगा? आधे से ज़्यादा आपने उसके आंसर दे दिए हैं। और कामयाब ये भी है
आप ये मामला इतना सेंसिटिव, इतना नाजुक है, अगर उसके साथ आप याशी या वो रिवेरा वाला कॉन्सेप्ट बिजनेस को लाके जोड़ देते हैं, एक चीज संभाला नहीं जा रहा है, उसके साथ आप बड़े बड़े प्लान जोड़ के रखे हैं, ना इधर का ना उधर का, ये कोई संभव नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, मैं यहीं पे आपको कह देना चाहता हूं, नेतान्याहू अगर नहीं गया है तो नेतान्याहू अभी तैयारी कर रहा है, अगला हमला जो है ईरान के ऊपर होने जा रहा है। ईरान का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा मिडिल ईस्ट का जो पीस, ये अब्राहम अकॉर्ड को वो होने नहीं देगा। और अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप का एक मुद्दा है, पाकिस्तान को भी इसमें जोड़ने की उनका प्रयास है। तो ये अब्राहम अकॉर्ड इस तरफ है, अब्राहम अकॉर्ड के पीछे ये भी छुपा हुआ है कि पैलेस्टीनियंस को भी जगह नहीं है, लेकिन ये ईरान इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। अभी नेतान्याहू पीस मीटिंग के साथ ना जोड़ने का कारण एक संकेत इधर से निकल रहा है कि ये अगला लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अगला लड़ाई का जब तैयारी करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन और माउ द ग्रास, ये दो कॉन्सेप्ट होता है इजराइल का, ये इसी को ही बरकरार रखेंगे। ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन है क्या? आज के दिन में इजराइल की चारों तरफ से जो घेर रखे हैं, चाहे हुतीस की बात करिए, हमास की बात करिए, हिजबुल्लाह की बात करिए, एक और एच है कुछ, हदिल आ साहिब उसका नाम है, जो आईसिस का बैकबोन को तोड़ने के बाद जो खड़ा हुआ था। तो ये चार पांच है, प्लस मिलिशिया बीच में भी बैठे हुए हैं, इनको बोलते हैं टेंटिकल्स। और ऑक्टोपस का जो सर है, जो हेड है, दैट इज ईरान। तो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर जब भी वो अप्लाई करेंगे, वो उसका सिर को वो अच्छी तरह हैमर करना चाहते हैं, जो अभी तक उन्होंने कर चुके हैं ईरान का। फिर भी ईरान को अभी तक उन्होंने डिसिमेट नहीं कर पाया है, अभी भी काफी बलवान है। नंबर दो, जो टेंटिकल्स है, जो आपको चार पांच नाम मैंने बताया, इनको काफी हद तक कमजोर कर दिया है। तो कमजोर का मतलब ये नहीं आज के दिन में ईरान के पास काबिलियत नहीं है इनको सपोर्ट करके रिवाइव करना। मिसाल के तौर पे हुतीस को जैसे आपने कमजोर जरूर किया है, लेकिन हुतीस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान से पैदा करके प्रोड्यूस करके वहां पे ऑलरेडी सप्लाई हो चुके हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमास को ऑलरेडी पहुंच चुका है। सीरिया ठीक है, सीरिया का कब्जा अभी डोमिनेंस इजराइल और अमेरिका के नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी आपका ईरान से लेके हिजबुल्लाह तक जो कॉरिडोर बनता था सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, बीच बीच में चोक पॉइंट्स हैं, उसकी ऊपर डोमिनेंस आज के दिन में भी ईरान और उसके जो मिलिशिया है इनके नीचे है। तो इसीलिए ये माउथ ग्रास जो थ्योरी है कि हर 5-6 महीने में इनको गोलाबारी करके बॉम्बिंग करके इनको कमजोर करते रहना है और ये हमाज अटैक करते रहेंगे, मेरे विचार के मुताबिक इनको आप बिल्कुल जड़ से निकालना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ये एक बुनियादी एक एक ये अड़ंगना जो है वो रहेगा मिडिल ईस्ट में, इसको इतना जल्दी निकाल नहीं सकते। लेकिन मेरे प्रोफेसर साहब जो बैठे हैं वहां पे बोलते, जनरल साहब आपके सोच विचार गलत है, इस बार पीस जरूर मिलेगा। मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, मैं एक सैनिक हूं। मैं आपके साथ इत्तेफाक रखती हूँ कि ये पूरा ड्रामा ठीक है, बट मिडिल ईस्ट में मतलब गाजा में पीस तब तक नहीं आएगा जब तक वहां पर एक भी पैलेस्टीनियन है, क्योंकि देखिए उनका जो अल्टीमेट पर्पस है वो इजरायलीज को खत्म कर देना है। तो जब बात सर्वाइवल की आती है तो वो भी फिर रिटेलिएट करेंगे, और ये तब तक या तो उनकी थिंकिंग वैसे नहीं होती, उनका ये होता है कि को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब वो को एग्जिस्टेंस के लिए रेडी नहीं है, उनके 5 साल के बच्चे से लेके 55 साल 60 साल के या मृत्यु तक बूढ़े भी यही सोचते हैं कि एक इजरायली को तो मार के मरे। तो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ टॉक्सिक माइंडसेट, तो पीस नहीं हो सकता है। आप वेरी जबरदस्ती वेल पीस पे सेड, वेरी वेल थोप सेड दीजिए। गायत्री। जी, टॉक्सिक माइंडसेट, टॉक्सिक टॉक्सिक माइंडसेट, माइंडसेट। इट्स टू बी अंडरस्कोर्ड। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। गाजा में बवाल मचा हुआ है। वैसे कल एक और गड़बड़ की है ट्रंप ने। मैं जरा फोटो दिखा देती हूँ विद द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही हैज यूज्ड। Trump calls Italian Prime Minister Meloni beautiful and says calling a woman beautiful in the US is the end of your political career. I'll take my ओह, chances. तो हमने Tamil expecting diplomacy and decency from Trump is like rising, like sun rising from the west. Then the way he was talking with Macron, ऐसा लग रहा था वो हाथ नहीं मिला रहे हैं, उनको मैन हैंडल करे। वो बेचारे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे मैक्रोन। But that video is worth watching. It's there on my Twitter handle, alternate media X पर जाइए, बहुत सारी हम बैक टू बैक डाल रहे हैं इस तरीके की इंटरेस्टिंग क्लिप्स, वहां पर आपको ये मिलेगा, और ऑल्सो इन आर इंस्टा हैंडल।
मैं कहती हूँ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से ज्यादा समझदारी नजम सेठी की निकली। उन्होंने तो सीधे सीधे पूरा डिकोड ही कर दिया। ट्रम्प यूज पाकिस्तान एज नाउ डम्प्ड इट, पाकिस्तान इज इन अ सीरियस क्राइसिस नाउ। और जो लास्ट कमेंट आया ट्रम्प सर का वो है, इजराइल विल लिव एंड थ्राइव फॉरएवर। आई लव इजराइल, आई एम विद यू ऑल द वे। यू विल बी बिगर, बेटर, स्ट्रॉन्गर। नाउ हियर आर द वर्ड्स टू वॉच आउट फॉर। यू विल बी बिगर। बिगर कैसे? गाजा कब्जे में। बेटर, क्योंकि पैसा तो ऑब्वियसली हमें पता ही आपके पास है। स्ट्रॉन्गर एंड मोर लविंग देन एवर बिफोर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन शॉर्ट ट्रम्प ने ये कह दिया है, पैलेस्टीनियंस की लग गई। या तो ये नेतन्याहू के साथ हो लें या नेतन्याहू के अगेंस्ट हो लें, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि इजराइल हैज अ बिग लॉबी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिन्होंने ट्रंप को उनकी सीट में बिठाया है, प्रेसिडेंट की सीट में बिठाया है। तो ट्रंप बेटर नॉट टेक पंगास, बेटर नॉट उलझो फाइव विद देम, बिकॉज दे नो हाउ टू गेट द थिंग्स डन बेटर देन ट्रंप इवन नोज। और नेतन्याहू एंड द एंटायर इजरायली लॉबी, चाहे वो यूएस में हो या अक्रॉस द वर्ल्ड हो, वो ये मेक श्योर करेंगे कि हमास लर्न्स द लेसन फॉर लाइफ। और ऐसा नहीं है कि इजराइल भी दूध का धुला हुआ है सर। आधी से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या तो यूएस ने खड़ी की है या इजराइल ने सपोर्ट की है। तो पर अब क्योंकि दुनिया को एक पिक्चर दिखानी है, तो उस हिसाब से तैयारी चल। यू आर राइट। हमास को किसने खड़ा किया था? यही इजराइल ने खड़ा किया था। हमास को इजराइल, यही नेतान्याहू भी एक मेंबर था उस समय। फतह है ना, यासर अराफत का जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फतह है, फतह के खिलाफ लड़ने के लिए हमास को क्रिएट किया गया था। आप ये कह रहे हैं, मैं यहीं पे एक छोटा सा चीज बोल देना चाहता हूं, उसके बाद यू कैन मेक द कंक्लूडिंग रिमार्क। 7 अक्टूबर 2023 को 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया था, ठीक है। 30 सितंबर 2023 को इसराइल की तरफ से $30 मिलियन हमास के पास भेजा गया था। उसका मीनिंग, इम्प्लीकेशन, उसका गहराई में एनालिसिस करेंगे। अगले पॉडकास्ट जब मौका आएगा बताएंगे उसको क्यों हुआ था। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। पर मोदी जी तो गेम खेल गए हैं। आईएमईसी की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने कर लिया है। ट्रम्प की बेइज्जती भी कर दी है कीर्तिवर्धन जी को भेजकर। ये देखिए, ये हमारे कीर्तिवर्धन जी के लिए नहीं है कमेंट, ये ट्रम्प के लिए, कि हम तुमको वो अटेंशन नहीं देंगे जो आप हमसे चाहते हो या डिजर्व करते हो एज अ हेड ऑफ अ स्टेट। नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच में लगता है क्लैशेस और बढ़ने वाले हैं, अनलेस एंड अंटिल ट्रम्प फॉल्स इन लाइन या अपना बिजनेस प्रोपेगेंडा छोड़ दें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अगेन। कॉल आउट एंड अ रिमाइंडर, हमारे इस वक्त सोशल मीडिया हैंडल्स @alternate media x एंड गायत्री टीएम पे रैपिड फायर न्यूज आ रही हैं, वहां पे फॉलो करिए। उसके साथ इंस्टा पे मेरे छोटे शॉर्ट्स भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, छोटे 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 क्यूट क्यूट, और ऑब्वियसली पॉलिटिकल इन नेचर, तो वहां पर भी हमें फॉलो जरूर करें। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट, सपोर्ट, डोनेट जितना आपका सामर्थ्य हो, क्योंकि हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। मैं अकेले कुछ नहीं हूं, आप लोग हैं तो मैं हूं। तो आपके आश्रय पे मैं हूं, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग खड़े हैं इसलिए मैं हूं। मैं आप लोगों की आवाज हूं। इतनी इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच गायत्री।